अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन आपका टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम में आपका इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और उसका आंसर आपको क्या लिखना होगा, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। The process of producing urine occurs in 3 stages: glomerular filtration, selective reabsorption, tubular secretion। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है 3 स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज कौन सा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, दूसरा स्टेज है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और थर्ड स्टेज है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। Urine is the ultimate kidney product and based upon waste removed from the blood with addition of some other fluids and ions। यूरिन क्या है? यूरिन किडनी का प्रोडक्ट है और जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारे जो मेटाबॉलिज्म्स का जो वेस्ट होता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है और उसमें फ्लूइड्स भी होते हैं और कुछ आयंस भी होते हैं। दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड इन द ग्लोमेरुलस व्हेन ब्लड इज फिल्टर्ड आउट अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, leaving the small molecules of waste and other compounds as glomerular filtrate। This process is called ultrafiltration। अच्छा, ये प्रोसेस मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब इनिशिएट होगा जब ब्लड जो होगा फ़िल्टर होगा अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में होता है वो बहुत हाई होता है और ये हाई प्रेशर जो होगा ब्लड का, इसकी वजह से जो फ्लूइड होगा वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ में से निकल कर वो और फ्लूइड्स के साथ साथ वेस्ट और दूसरे कंपाउंड्स भी होते हैं। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या फिर हाई ब्लड प्रेशर, तो ये जो है ये फैसिलिटेट कर रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर आप इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो क्योंकि जो बोमन्स कैप्सूल में जो फ्लूइड जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। अच्छा, हम लोग इसको जो जितना भी वेस्ट है और जो फ्लूइड है उसको हम लोग फिल्ट्रेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ क्या होती हैं, पोरस होती हैं, उसको पास करके, और बोमन्स कैप्सूल भी सीफ लाइक होता है तो उसको पास करके वो बोमन्स कैप्सूल में आ रही हैं सारी चीज़ें। तो इस हम लोग फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग जब जो फ़िल्टर पेपर को चीज़ें पास कर जाती हैं उसको हम जो कॉनिकल फ्लास्क में आती हैं चीज़ें उसको हम लोग फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। जो फ़िल्टर पेपर पे चीज़ें रह जाती हैं उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो ये इसी तरीके से ही काम हो रहा है। जिन चीज़ों ने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ और बोमन्स कैप्सूल को पास करके बोमन्स कैप्सूल में जो चीज़ें आ गई उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर आगे क्या लिखा है? फिल्ट्रेट प्राइमरी इंक्लूड्स वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सम अमीनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटेनाइन। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो फिल्ट्रेट में हैं। वो हैं हमारे पास वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटेनाइन। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, अब ये आप लोग याद रखिएगा, GFR is directly proportional to the hydrostatic pressure exerted in its wall। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसका जो रेट है फिल्ट्रेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस में। This pressure is increased due to the difference in diameter of both afferent and efferent arterioles as mentioned earlier। अब ये बहुत important point है, आपको ये याद रखना होगा कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा क्यों होता है।
वो इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंस ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन टू द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स की वजह से होता है. Kidney receives 180 liters of blood by circulation in 24 hours and after filtration produces 2.5 liters of urine in normal climatic conditions. अब आप लोगों को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना होगा कि किडनी रिसीव करती है 180 liters of blood in 24 hours और आफ्टर फिल्ट्रेशन वो प्रोड्यूस करती है 2.5 liters of urine in normal climatic conditions. GFR usually remains constant by autoregulation, however it may change depending upon the fluid intake or its variable amount in the body. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, कि एक जो हेल्दी किडनी है उसको जो फंक्शन को कर रही है वो एक कांस्टेंट रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होती है. और लेकिन ये चेंज हो सकता है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड इनटेक. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं, मतलब हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, फिर वाटर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसलिए फिर हम लोग को क्या आता है, जल्दी जल्दी यूरिन आता है. तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट चेंज हो सकता है जब हम लोग ज़्यादा पानी पिएंगे, और अगर हम लोग कम पानी पिएंगे तो ज़ाहिर है कि वो फिर कम होगी उसकी फ़िल्ट्रेशन रेट, ताकि पानी ज़्यादा हमारी बॉडी से नहीं निकले. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. The composition of glomerular filtrate and the urine is different. It means that the fluid contents become changed while passing through the renal tubules, including PCT, loop of Henle, and DCT in nephron. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कॉम्पोजिशन होती है हमारे पास ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट होता है उसमें, और जो यूरिन होता है हमारा, उन दोनों की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है. मतलब उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो फ्लूइड कंटेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जब पास होता है. For example, glucose if present in the filtrate but absent in the urine of a healthy person. अब इन्होंने फॉर एग्जांपल दी है कि ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, लेकिन एब्सेंट होता है यूरिन में, एक हेल्दी पर्सन के यूरिन में. The amount of urea and uric acid present more in urine than the filtrate. अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है यूरिन में एज़ कम्पेयर टू फिल्ट्रेट. These changes are the outcome of selective reabsorption and the tubular secretion. अब ये आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कॉम्पोजिशन और यूरिन की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है और फ्लूइड कंटेंट्स जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होते हैं, लेकिन जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पीसीटी और लूप ऑफ हेनले और डीसीटी से पास होता है तो वो कॉम्पोजिशन जो यूरिन की होती है वो चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे लिखा है these changes are the outcome of selective reabsorption and the tubular secretion. Selective reabsorption is the process whereby certain molecules, after being filtered out of the capillaries along with nitrogenous waste products and water in the glomerulus, are reabsorbed from the filtrate as they pass through the nephron and return back to the blood circulation. यहाँ पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जहाँ वो मॉलिक्यूल्स जो कि फ़िल्टर हो गए थे ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और कैपिलरी से मतलब फ़िल्टर आउट हो गए थे, और नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ और वाटर के साथ ग्लोमेरुलस में वो रीअब्जॉर्ब होते हैं फिल्ट्रेट में से जब वो पास करते हैं थ्रू रीनल ट्यूब्यूल्स या थ्रू द नेफ्रॉन बोलते हैं, और वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन.
उस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को। Most of the selective reabsorption molecules takes place in proximal conjugate. Selective reabsorption कहाँ ज़्यादातर होती है? Proximal convoluted tubule मतलब PCT में. Water about 67%, sodium and potassium, variable quantities of chlorine about 50%, calcium, magnesium, hydrogen phosphate ions, important nutrients like glucose 100%, amino acids, vitamins and other organic substances are reabsorbed in the PCT and given back to the blood circulation. अब आप लोग ये याद रखिएगा कि PCT में proximal convoluted tubule में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, सोडियम, पोटेशियम, वेरिएबल क्वांटिटीज़ ऑफ क्लोरीन और chlorine ions, calcium ions, magnesium ions, hydrogen phosphate ions, important nutrients like glucose, glucose 100% reabsorb होगा लाजमी, और अमीनो एसिड्स, विटामिन्स और अदर इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं वो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होंगे और वो वापस दे दिए जाएंगे ब्लड सर्कुलेशन को। ये आप लोग चीज़ याद रखिएगा, ग्लूकोज एब्सेंट होता है यूरिन में। Water is absorbed passively while glucose and sodium are absorbed actively. Water absorbed passively मतलब without the consumption of ATP water absorb हो जाएगा, और ग्लूकोज और सोडियम जो होते हैं वो absorb होते हैं एक्टिवली, मतलब ATP कंज्यूम होता है और उसके बाद ग्लूकोज और सोडियम एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी कि वाटर विदाउट द कंजम्पशन ऑफ एटीपी एब्जॉर्ब हो रहा है और ग्लूकोज और सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहे हैं, मतलब एटीपी कंजम्पशन से एब्जॉर्ब होंगे। और पैसिवली मतलब आप लोगों को पता होगा कि फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट जो होती है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। Sodium drags the other negatively charged ions due to opposite charge interaction. Hormone aldosterone facilitates sodium and ADH facilitates the water reabsorption. अब यहाँ पे आप लोगों को हार्मोन्स याद रखने होंगे कि एल्डोस्टेरॉन और एडीएच भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनका फंक्शन क्या है कि एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट करता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन की। और एक और चीज़ कि सोडियम लिखा हुआ कि ड्रैग्स अदर नेगेटिवली चार्ज आयंस, मतलब कि सोडियम तो रीअब्जॉर्ब तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी आ जाते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज इंटरेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए सोडियम के साथ साथ थोड़े से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी आएंगे, मतलब वो उसके साथ साथ नेगेटिवली चार्ज आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इन दिस प्रोसेस certain substances moves into the filtrate of PCT and DCT from the blood plasma. अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में जो क्या होती है कि इस प्रोसेस में जो सब्सटेंसेस जो कि अभी भी ब्लड में मौजूद हैं और जो वेस्ट जो कि अभी मौजूद हैं ब्लड में, वो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से वो फिल्ट्रेट में आएंगी ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी ब्लड प्लाज्मा से, और ये बता रहे हैं कि वो दिस इंक्लूड्स वेस्ट that escaped during ultrafiltration and remain in the blood. ये इसमें ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में वो सब्सटेंसेस मूव करते हैं फिल्ट्रेट ऑफ पीसीटी और डीसीटी में जिन्होंने इस्केप की होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में और अभी भी ब्लड में मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे वो वेस्ट मूव करता है इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी. These substances are absorbed actively. ये सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन ऑफ एटीपी ये सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होंगे और
ये सब्सटेंसेस, these substances include urea, creatinine, hydrogen ions, potassium ions, some hormones and drugs if present. ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, इन ये कौन कौन से हैं? यूरिया, क्रेटेनाइन, हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, हार्मोन्स और अगर ड्रग्स कोई भी होंगी तो ये सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट में आते हैं इन ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी, और ये सब्सटेंसेस एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब एटीपी कंजम्पशन से ये सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होंगे. ट्यूबुलर सिक्रेशन मोस्टली परफॉर्म्ड बाय प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ट्यूबुलर सिक्रेशन भी ज़्यादातर कौन परफॉर्म करता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. लेकिन कुछ but some of the potassium ions are also secreted from DCT and collecting duct due to the reciprocal exchange of sodium with potassium. It adjusts the pH of urine. वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्यूबुलर सिक्रेशन तो ज़्यादातर परफॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, लेकिन कभी जो है जो कुछ पोटेशियम आयंस सिक्रेट होते हैं फ्रॉम डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, और वो इस वजह से होते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है सोडियम का विथ पोटेशियम, और ये एडजस्ट करेगा पीएच ऑफ यूरिन. अब यहाँ पे ये मतलब है कि डीसीटी में क्या हो रहा है, जो सोडियम आयंस है वो डीसीटी से एब्जॉर्ब होकर पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में चले जाएंगे, और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जो पोटेशियम आयंस हैं वो डीसीटी के फिल्ट्रेट में आ जाएंगे, और इसी तरीके से ये काम कलेक्टिंग डक्ट में भी हो रहा है, और इस तरह से यूरिन की पीएच एडजस्ट हो जाएगी. अच्छा, यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन और किडनी इन डिटेल. तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन और किडनी. फिर उसके बाद आप एक सब हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. उसमें एक और सब हेडिंग वो होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसमें आप लिखेंगे द नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द Malpighian बॉडी ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. It occurs due to following two reasons. Number one, sieve-like walls. Both the walls of Bowman's capsule and capillaries are sieve-like. Number two, high blood pressure of glomerulus. Blood pressure of glomerulus is always high due to greater diameter of afferent arteriole and smaller diameter of efferent arteriole. अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि पहले आप लिखेंगे सीव लाइक वॉल्स का एक छोटा सा लिख के, और फिर उसके नीचे से आप लिखेंगे बोथ द वॉल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड कैपिलरीज आर सीव लाइक. इसी तरह से आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट हाई ब्लड प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस, और उसी के नीचे जो मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस इज़ ऑलवेज हाई वाला पॉइंट, वो आप उसके नीचे लिखेंगे. फिर आप जिस मार्कर से आपने हेडिंग डाली थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, उसी मार्कर से आप हेडिंग डालेंगे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की. उसमें आप लिखेंगे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इज़ एज फॉलोज. अब इसकी सब हेडिंग लिखेंगे आप प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसमें आप लिखेंगे इन पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, amino acids, etc. takes place which were filtered during ultrafiltration. अब एक और सब हेडिंग बनाएंगे इन लूप ऑफ हैनले LOH reabsorption of water takes place. When the filtrate enters the descending limb, water is absorbed into renal medulla due to its hypertonic nature. हाई आयन कंसनट्रेशन, अब ब्रैकेट में लिखेंगे हाई आयन कंसनट्रेशन. द इन्फ्लक्स, फुल स्टॉप लिख देंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे द इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इनटू मेड्यूला tends to change its hypertonic nature. Therefore, to avoid this, sodium and chlorine are actively pumped out from the ascending limb.
The water from medulla is finally absorbed into vasa recta. अब फिर आप सब हेडिंग लिखेंगे इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT. Here reabsorption of useful material which is still present in the filtrate takes place. Next subheading in collecting duct. In collecting duct, reabsorption of water takes place under the influence of ADH. ब्रैकेट में लिखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ब्रैकेट क्लोज और उसके साथ लिखेंगे इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन. अब जिस मार्कर से आपने हेडिंग डाली थी ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन की, अब उसी मार्कर से उसी कलर के मार्कर से आप हेडिंग डालेंगे ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की और थोड़ी सी बड़ी लिखिएगा. उसके आप नीचे लिखेंगे द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड इन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज टू द ल्यूमेन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. These substances which are absorbed into renal tubules are those which escaped ultrafiltration in the Malpighian body. अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन अभी एंड नहीं हुआ, इसी में एक और हेडिंग आएगी फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. अब इसी में हमारे पास काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम्स आ जाएंगे, तो ये एक पूरा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा, ये फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एक अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग खाली फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन लिखेंगे और उसके साथ ये डायग्राम भी आती है ड्रॉ करने के लिए. कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन मतलब काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम्स वाली एक अलग डायग्राम है, वो ड्रॉ करनी होगी आपको. ये एक अलग से भी आ जाता है. और अगर लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, तो उसमें आप फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को भी डिस्कस करेंगे और फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को भी डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है डिस्कस इन डिटेल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को डिस्कस नहीं करेंगे. और अगर आएगा क्वेश्चन हाउ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनीज, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को डिस्कस नहीं करेंगे. आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा. आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अच्छा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक टेबल डिस्कस नहीं किया था, वो हम लोग टेबल डिस्कस कर लेते हैं और वही ये वाला टेबल है, कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा इन यूरिन. अब वाटर की परसेंटेज प्लाज्मा में 90% होती है और यूरिन में होती है 95%. प्रोटीन की परसेंटेज प्लाज्मा में 8% होती है और यूरिन में 0%. और ग्लूकोज की 0.1% होती है प्लाज्मा में और यूरिन में 0. और इसी तरह यूरिया की 0.03 होती है प्लाज्मा में और यूरिन में 2%. और यूरिक एसिड की 0.004 होती है प्लाज्मा में, जो कि बहुत ही कम है, और यूरिन में होती है 0.05%. इसी तरह उन्होंने बाकी सब्सटेंसेस की भी परसेंटेज लिखी हुई कि प्लाज्मा में कितनी होती है, यूरिन में कितनी होती है. आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी होगी कि प्रोटीन और ग्लूकोज की परसेंटेज प्लाज्मा में क्या क्या है और यूरिन में प्रोटीन और ग्लूकोज दोनों 0% होते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं, अगर उसमें प्रोटीन और ग्लूकोज हमारे यूरिन टेस्ट में आ जाता है, तो फिर ये एक बहुत अलार्मिंग कंडीशन होती है, क्योंकि हमारा यूरिन में प्रोटीन और ग्लूकोज की परसेंटेज 0 होनी चाहिए.